वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा सिर्फ। नाजरीन, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन ऐसा तर्ज ज़िंदगी अपनाने के लिए राज़ी नहीं होते जो हमारे लिए सुकून का बाइस बने। क्योंकि मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है कि अपनी ख्वाहिशात को महदूद किया जाए और हासिल की कदर की जाए, ताकि हम लोग हासिल की बेकदरी करते रहते हैं और लाहासिल की तमन्ना में अपना सुकून बर्बाद कर लेते हैं। बानो कुद्सिया का एक कॉल मुझे यहाँ पर याद आ गया है कि कहती हैं कि लाहासिल के पीछे दौड़ने वाले इंसान की मिसाल उस बच्चे की तरह है जो तितलियां पकड़ने की कोशिश में घर से बहुत दूर निकल जाता है। ना तितलियां मिलती हैं, ना ही वो वापसी का रास्ता ढूंढ पाता है। तो जनाब, जो मयसर है उसकी कदर करे और शुक्र करे, यही कामयाब और पुरसुकून जिंदगी का राज है। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ और कुछ बात करते हैं सेहत के हवाले से। तो एक अच्छी और भरपूर और सेहतमंदाना जिंदगी गुजारने के लिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है, लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अवाम की नींदें उड़ी हुई हैं और इस मसले पर आज तफसील से हम बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल नींद की कमी का बाइस बनने वाली दीगर वजूहात की बात करते हैं। तो हम में से बेशतर अफराद सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आंखों से नींद गुम हो जाती है। और नींद की कमी तो एक मसला है ही है, इसके साथ साथ बेख्वाबी और गहरी नींद का ना आना भी एक मसला बनता जा रहा है, जो हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। कल मैं एक रिसर्च भी पढ़ रही थी और उस रिसर्च में लिखा था कि नींद की कमी और बेख्वाबी फॉलेज और हार्ट अटैक की वजह भी बन सकती है। नींद की कमी की वजूहात क्या है और नींद की कमी इंसानी सेहत पर क्या क्या असरात मुरतब करती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद मियां हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर, गर्मियों में हम देख रहे हैं लोड शेडिंग तो एक बड़ा मसला है ही है, जिसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो रही। यही नहीं बल्कि हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी नींद की कमी भी हम लोग उसका शिकार होते जा रहे हैं। तो नींद पूरी ना होने से कौन कौन से तिब्बी मसाइल जो है वो जन्म लेना शुरू हो जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक चुना और आजकल के दौर में तो ये बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। इंसान का एक नेचुरल क्लॉक है जी, जो कि उसके दिमाग में होता है। एग्जैक्टली। और उस नेचुरल या सर्कैडियन रिदम को जब हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो फिर हमारे पास जो इंसानिया और बाकी जितनी नींद से मुतल्लिक बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। उसमें यह है कि बेसिकली हमें चाहिए ये कि हमें एक नींद का पैटर्न जो है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। एक फिक्स टाइम पे हमें बेड पे जाना चाहिए, फिक्स टाइम पे खाना खाना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से जब आप उसको आज मसलन 9 बजे सो गए तो कल 12 बजे तो परसों 3 बजे, हाँ, वो इस तरह से ऊपर नीचे टाइम जब होता रहेगा, हाँ, आपकी जो ब्रेन की जो लर्निंग थी, आपका जो नेचुरल क्लॉक था वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा। वो जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर नींद बेसिकली जरूरी क्यों है कि हम जो वेयर एंड टेयर जिस्म में होता है पूरा दिन में, जो हम काम करते रहते हैं पूरा दिन, वो जो है ना वो रिप्लेस हो जाता है, वो रिपेयर हो जाता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन जब ये रिपेयर नहीं होता और हम प्रॉपरली नींद नहीं लेते तो एक टाइम जब मुकर्रर नहीं करेंगे तो फिर हमें डिफरेंट जब सोने का वक्त होगा तो फिर हमारी नींद डिस्टर्ब होगी। तो जब नींद डिस्टर्ब होगी तो वो जो रिपेयर होनी थी आपकी वो जब नहीं होगी तो उसमें क्या क्या होता है, अगर दिमाग को लें तो आप इरिटेबल होंगे, ठीक है, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, आपकी मेमोरी लॉस होगा और वीकनेस फील करेंगे। इम्यून सिस्टम हमारा, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप पूरी नींद ना लें तो बाज़ का नेक्स्ट डे आपको नज़ला फ्लू वगैरह हो जाता है पूरी नींद ना लेने से। और इसकी एक बहुत बड़ी जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि अगर नींद आप पूरी कर ले तो आपका फ्लू काफ़ी बेहतर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाए नीचे। अब हार्ट डिजीजेज, बेशुमार हार्ट डिजीजेज ऐसी हैं जो कि नींद ना लेने की वजह से, नींद की एक बीमारी है जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं। उसमें ये होता है कि इंसान जब सोता है तो उसके जो पीछे हलक के मसल्स होते हैं वो बाज़ का बंद हो जाते हैं और एकदम बंदा हड़बड़ा के उठ जाता है।
ठीक है। इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम हो, या जो खराटे लेते हैं, या जिनका पेट बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो ऐसे ओबीज पेशेंट जितने हैं उनमें स्लीप एपनिया की बीमारी बहुत ज्यादा होती है। और जिनमें स्लीप एपनिया होता है उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये मेरे ख्याल से अभी तक लोगों में इतनी आगाही नहीं या शाऊर नहीं पैदा हुआ बीमारी नहीं समझते। दिल की जो मसले हैं वो नींद ना पूरी होने की वजह से भी हो जाता है, और वो भी आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। एग्जैक्टली। फिर जो हमारे बेशुमार हार्मोन्स, देखें आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को सुबह 4 बजे हार्ट अटैक और फालिज आमतौर पे सुबह 4 बजे, इसलिए कि उस वक्त आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। और अगर आपका नींद का पैटर्न खराब हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। उसके अलावा ओबेसिटी जो है, मोटापा, वो तो वैसे ही हमारा यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है, नींद ना आने से और ज्यादा बढ़ता है। ठीक है। फिर टाइप 2 डायबिटीज, शुगर का मर्ज, वो भी जो लोग पूरी नींद नहीं करते उनका, और जो लेट नाइट खाना खाते हैं, अच्छा, और खाना खाते ही सो जाते हैं, उनमें दोनों चीजें, नींद का भी, और फिर हमारे यहाँ आजकल बहुत ज्यादा रिवाज है कि लेट नाइट कैफीन ड्रिंक्स, जितनी चाय वगैरह होगी, जो कोलाज हैं डिफरेंट, वो इस तरह की चीजें जब हम लेट नाइट लेंगे, क्योंकि ये हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं। एक हमारे अंदर एक स्लीप हार्मोन है, मेलाटोनिन उसको कहते हैं, ठीक है। वो अल्लाह ताला ने ऐसा वो बनाया है कि जो ही अंधेरा होता है मेलाटोनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब वो मेलाटोनिन का लेवल बढ़ेगा आपको स्लीप नींद आनी शुरू हो जाएगी। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर उस वक्त हम मोबाइल लेके, लैपटॉप लेके बैठे रहेंगे बेड पे, तो वो जो उसकी रोशनी आपकी आंखों को पड़ेगी वो मेलाटोनिन को डिक्रीज कर देगी, उसके लेवल को कम कर देगी। जब लेवल को कम करेगी आपको नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो अगले दिन आप फ्रेश नहीं उठेंगे, और सारे आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, आपका वो सारा डिस्टर्ब रहेगा। एग्जैक्टली, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, आप चिड़चिड़ापन आप में आ जाता है डेली रूटीन में। दूसरा सर, बहुत से लोग ये भी है कि पूरा हफ्ता वो लोग जॉब कर रहे होते हैं, मसरूफ होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो ये कहते हैं यहाँ तो हम अपने वीकली ऑफ पर अपनी नींद पूरी कर लेंगे एक हफ्ते की, यहाँ पर जिस दिन मतलब संडे होगा उस दिन हम लोग नींद पूरी कर लेंगे। क्या एक दिन में हमारी जो एक हफ्ते की नींद है जो हम लोगों ने छोड़ी हुई होती है वो पूरी हो सकती है? ये तरीका बिल्कुल ही गलत। अच्छा, बिल्कुल गलत इसलिए है कि आपने अपनी जो क्लॉक थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। मतलब पहले आप नींद ले रहे थे 5-6 घंटे की, आप एकदम से उसको 10 घंटे पे ले गए। हाँ। तो उससे क्या होगा, ये बिल्कुल उल्ट होगा कि आपने खुद ही अपने क्लॉक को, जब तक हम इसकी मेन जो इसके पीछे थीम है कि अपने क्लॉक को फिक्स टाइमिंग के ऊपर आपको बेड पे जाना चाहिए, और फिक्स टाइम के ऊपर खाना खाना चाहिए, ठीक है। और खाना कम से कम 3-4 घंटे पहले। अच्छा, तो ये नहीं है कि वीकेंड पे आप बहुत ज्यादा सोते ही रहें। हाँ। ठीक है जी, उससे आपकी वो रिदम जो है ना वो डिस्टर्ब होती रहेगी। हाँ। जैसे नाइट ड्यूटी वाले लोग हैं उनकी रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, उनका जो नेचुरल जो था उनका क्लॉक वो जब डिस्टर्ब हो जाएगा फिर उन्हें नींद नहीं आएगी। फिर हमारा ये है कि हमने बेडरूम को, टीवी भी बेडरूम में, हर चीज तो बेडरूम में, बेडरूम, खाना भी बेड पे, बेडरूम को बिल्कुल खाली होना चाहिए इन चीजों से। आपका बेड कंफर्टेबल होना चाहिए। हमें जब नींद आए हमें तभी बेड पे जाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं लोग फोन भी यूज कर रहे हैं बेड पे लेट कर, लैपटॉप पे अगर काम कर रहे हैं तब भी बेड पे लेट कर रहे हैं, खाना भी खाना है तो वो भी बेड पे लेट के खा रहे हैं। आपने बड़ी जबरदस्त बात की। बेड पे उस वक्त जाना चाहिए जब आप फील कर रहे हो कि अब मुझे नींद आ गई। ठीक है। और अगर 20 मिनट तक आप बेड पे लेटे हुए हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप बेड पे ना लेटे रहें। आप उठ के कोई बुक पढ़ लें, कोई लाइट सा म्यूजिक सुन लें, या कोई दूध पी लें, ठीक है, या इस तरह की कोई चीज करके ना, फिर जब आपको नींद आनी शुरू हो तो फिर आप दोबारा बेड पे जाएं। अगर आप बेड पे करवटें बदलते रहेंगे और उधर ही लेटे रहेंगे तो वो और ज्यादा नींद आपकी डिस्टर्ब होगी और आप नींद में नहीं कर। तो इसका मतलब जब बेड से मतलब 20 मिनट पहले अगर आपको लगे कि आपको नींद आना शुरू होगी तभी आप बेड पे लेटे, उससे पहले नहीं जाना। दूसरा सर, एक बच्चे के लिए, बड़ों की तो बात हो रही है, बड़ों के लिए कितना ड्यूरेशन चाहिए होती है नींद पूरी करने की? मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, और एक बच्चे के लिए कितनी होनी चाहिए नींद की ड्यूरेशन? बच्चों में तो तकरीबन आजकल बच्चे भी घर पे हैं कोरोना की वजह से और वो भी नहीं सो रहे। जो तो 3 माह तक का बच्चा है ना, वो तो तकरीबन 17 घंटे तक की नींद लेते हैं।
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर साल के साथ थोड़ी थोड़ी नींद कम होके जो ही आप 60 से अबव पहुंचते हैं तो फिर 7 से 9 घंटे मिनिमम। हमारे यहाँ जो है ना 6 आवर्स ये भी पूरी नहीं है, इसलिए कि अगर आपने सिर्फ रखा है कि मैं 6 घंटे ही, कुछ टाइम आपको सोने में लग जाएगा। ठीक है। और अच्छा, फिर एक नींद का एक और मसला है कि हमारे यहाँ नींद 2 किस्म की होती है। अच्छा। एक शुरू में उसको हम नॉन रेम या एक रैपिड आई मूवमेंट एक टर्म है, वो शुरू में होती है जिसको कहते हैं कि मतलब जिसमें बंदा इजीली उसको जगाया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब जिसको कच्ची नींद कह लेते हैं। कच्ची नींद उसको कह लें, ठीक है जी। अच्छा, एक होती है रैम, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें ये वो है जो डीप स्लीप है। अच्छा, इसमें क्या अल्लाह ताला ने कैसा रखा है कि जो नॉन रैम है उसके 3 पार्ट्स हैं। शुरू में क्या होगा, जो 10 से 15 मिनट वो आप इजीली आपको कोई जगा सकेगा, जैसे आपने कच्ची नींद का। और उसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है उसमें आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है और आपका बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हो जाता है। ठीक है। आप रिलैक्सिंग फेज में चले जाते हैं। फिर तीसरा हिस्सा जो नॉन रैम का है वो है जिसमें कि आप जरा डीप स्लीप में जाते हैं। ठीक है। और उसमें अगर आपको उठा दिया जाए तो बाज़ का तो लोग ना डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता क्या। एग्जैक्टली, डर के भी उठ जाते हैं। जी, जब कोई उठा दे इस तरह से। लेकिन उस हालत में आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं, आपकी बोन्स की रीजनरेशन, आपका इम्यून सिस्टम वो उसमें स्ट्रांग होता है। फिर आती है सेकंड जो फेज जो एक्चुअल हमें चाहिए, वो है रेम स्लीप, डीप स्लीप। डीप स्लीप में ख्वाब जो होते हैं हमेशा रेम में आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो रेम स्लीप है वो असल है जो कि आपको रिलैक्स करती है और आपकी सारी रीजनरेशन जो है प्रोसेस है उसको तेज करती है। ठीक है ना। अच्छा, उसमें क्या होता है कि ब्रेन जो है वो बॉडी के मसल्स को एक किस्म का पैरालाइज कर देता है। ठीक है। वरना यह कि जब आपको ख्वाब आए अगर वो पैरालाइज ना करे तो आप वही एक्शन आप इन रियल सेंस में करना शुरू हो जाए। exactly. ठीक है ना। हाँ। मसलन बाज बीमारियां भी हैं कि लोग चलना शुरू हो जाते हैं, उनका दिमाग वो उसको शट ऑफ नहीं करता। तो आम हालात में ये है कि आपको ख्वाब तो आ रहा है, आप विजुलाइज भी कर रहे हो, आपको लग भी ऐसे रहा है कि मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आपका जिस्म नहीं हिलता, इसलिए कि दिमाग ने उसको कट ऑफ किया हुआ है। तो ये जो डीप स्लीप है, अच्छा इसमें ये होता है कि शुरू के थोड़ा जो घंटा एक होता है वो नॉन रैम होता है, उसके बाद रैम आ जाता है, फिर नॉन रैम में, तो ये अल्टरनेट होता रहता है। और इनकी वजूहात क्या होती है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे जो शिकवा करते हैं कि हम बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं, हम लोगों को डीप स्लीप नहीं आती। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे भी डीप स्लीप नहीं आती, मतलब कोई हल्की सी भी कोई आवाज आएगी तो मैं उठकर बैठ जाती हूँ। अच्छा, इसकी ना मुख्तलिफ चीजें, इसके फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर ये है कि आपने दिमाग को इतना एक मसरूफ कर दिया कि आप सोते वक्त भी मैं सुबह ये करना है, मैं उधर जाना है, यही चल रहा होता है दिमाग में। ऑक्युपाइड आपका दिमाग। उसके लिए कहते हैं कि आप इस तरह करें, जो काम आपने करना है ना एक कागज पे लिख लें और दिमाग को फ्री कर दें। ठीक है जी। दूसरी चीज ये है कि कोई जो कैफीन वाले ड्रिंक्स हैं, चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये कोलाज वगैरह हो गए, ये आपने कोई, वैसे तो कहते हैं कि आप 12 बजे दोपहर के बाद ना लें, लेकिन ये है कि चलो 2-3 बजे, लेकिन कम से कम 4-5 घंटे पहले तो ये बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। और रात को आप दूध ले सकते हैं, दही वगैरह ले सकते हैं, इस तरह की चीजें जो है, क्योंकि दूध प्रमोट करता है आपकी स्लीप को। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपका जैसे हमने बेडरूम का कहा कि उसमें से वो सारी चीजें निकाल दें, और टेम्परेचर कंफर्टेबल होना चाहिए, और वहाँ पे नॉइज वगैरह नहीं होना चाहिए, और रोशनी जो है वो नहीं होनी चाहिए कि जो कि अब रोशनी होगी तो आपका वो मेलाटोनिन नहीं बनेगा। ये सारी चीजें जो है। अच्छा, फिर एक होता है लाइट सी एक्सरसाइज। और क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे और गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है, तो उसकी वजह से हमारी जो स्लीप पैटर्न भी है तब्दील हो गया। जो लाइट निकलती है ना उसमें से, वो आपके मेलाटोनिन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, और उसकी वजह से फिर आपको नींद नहीं आती। और अक्सर लोग अब क्या कर रहे हैं कि बेड पे ही बैठे, खाना खाया, उसके बाद लैपटॉप निकाल लिया, उसके बाद अपना फोन निकाल लिया और उसके ऊपर लगे हुए हैं,
और फिर सोच रहे हैं जी हमें नींद नहीं आती, फिर वो करवटें बदलते रहेंगे, सारा कुछ करते रहेंगे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आएगी। एक्सरसाइज करना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। बहुत जरूरी है, इसलिए कि एक्सरसाइज में वैसे भी आपके जो स्ट्रेस से रिलेटेड हार्मोन्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल, और जो आपको खुश रखने वाले जो हार्मोन्स हैं वो ज्यादा बनते हैं। अच्छा। तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। आप हमेशा जब रिलैक्स फेज में होते हैं तो तब आपको नींद आएगी, जब आप टेंस होंगे तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो जैसे आप बात कर रहे थे कि कच्ची नींद है और डीप स्लीप वाले है, तो क्या ये जो कच्ची नींद वाली मसला है, क्या ये मौरूसी बीमारी भी हो सकती है? जी बिल्कुल, ये मौरूसी भी हो सकती है। एक्चुअली बेसिकली ये है कि जो बच्चा होता है ना, हाँ। उसमें 50% नॉन रैम होती है और 50% रैम होती है। ओके। और जिसको डीप स्लीप कहते हैं। लेकिन जब एडल्ट फेज में आ जाता है उसमें मेजॉरिटी में 20% रैम होती है, 80% नॉन रैम हो जाती है। ठीक है। और बाज औकात तो हम उस 20% को भी अपनी इन एक्टिविटीज का, जिनका मैंने जिक्र किया, उससे उसको और कम कर लेते हैं। और उसकी निशानी ये है कि जब आप सुबह, आप बेशक 10 घंटे भी सो लें, जब आप सुबह उठेंगे आप रिलैक्स नहीं होंगे। हाँ। आपके ये पट्टे खिंचे होंगे, आप टेंस होंगे, देखने वाला ही आपको कहेगा कि क्या नींद नहीं पूरी की। हाँ, exactly। तो इस तरह से वो सारा जो है ना सिस्टम, तो लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है हमारे लिए, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, वो चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो या कोई बूढ़ा हो, हमें सबको ही लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है। और खाने पीने के लिहाज से भी हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए। फिर इससे रिलेटेड है हमारा मतलब खाना पीना। खाने पीने में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें इवनिंग में, जैसे मैंने मुख्तलिफ ये चीज़ों का जिक्र किया, वो चीज़ें आप इवनिंग में ना लें। ओके। दूसरा चीज़ ये होती है कि जैसे बहुत ज़्यादा अब आपने देखा होगा कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जंक फूड वगैरह आ गया, ये फिजी ड्रिंक्स वगैरह आ गई, इनकी वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है। और जितना बंदा, और खुसूसन जो सेंट्रल ओबेसिटी है, पेट बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आप जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, जब ये चीजें होंगी तो आपका स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होगा, आपको स्लीप एपनिया भी होगा। आपने देखा होगा कि कई लोग जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, दिन में चेयर पे बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, बिल्कुल ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते हुए सो रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है नींद का। फिर एक अपना रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम होता है, उसमें ये होता है, वो भी स्लीप का ही एक डिस्टर्ब। आप जब नींद पूरी नहीं होगी, आपकी टांगें दर्द कर रही होंगी, वो टांगें मार रहे होंगे, उठ जाएंगे बेड से। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो 3-4 चीजें हैं ना, मतलब इंसोम्निया, स्लीप एपनिया और नार्कोलेप्सी, जैसे मैंने कहा कि दिन में सो रहे होते हैं, और ये जो टांगों में दर्द, ये सारा कुछ ही इसकी वजह से है। और इसमें डाइट का हमारा, जैसे आपने जिक्र किया, बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम वही, हमारी जो पुराना तरीका था, वो डाइट को बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हम ना लें, और ये फिजी ड्रिंक्स वगैरह और कैफीन वगैरह की प्रोडक्ट ना लें। और दूसरा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा सोते भी हैं, जो ये भी एक बीमारी है क्या? ये भी एक मसला बन सकता है। वो बिल्कुल इसलिए कि आपने, और इसमें यूजुअली जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं, वो अक्सर जहाँ पे बैठे होंगे वो सोते रहेंगे। एक्चुअली वो रैम स्लीप में जाते ही नहीं है। अच्छा। वो नॉन रैम में रहते हैं, और नॉन रैम कभी भी रिलैक्सिंग नहीं है। ठीक है ना, वो बज़ाहिर सो रहे होते हैं, लेकिन जो रिलैक्सेशन वाली नींद है वो उनकी नहीं होती। उनको अपना वेट कम करना है, ठीक है, और एक्सरसाइज करना, और अपनी डाइट को इम्प्रूव करना, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि नींद के तो बहुत ज्यादा मसले होते जा रहे हैं, इंसोम्निया हो गया, बहुत से लोग हैं जो नींद में चलते भी हैं, ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो इनका इलाज क्या है? फिर वो डॉक्टर से अगर रुजू करें तो फिर प्रोसेस क्या होता है इस चीज का? एक तो ये है कि आजकल, पहले तो नींद को कोई बीमारी समझा ही नहीं जाता था, अब ये है कि बकायदा इसका स्लीप टेस्ट होता है। ठीक है। वो टेस्ट एक मशीन लगा देते हैं आपको, जो कि रात को सारी आपकी हरकत नोट करती रहती है, कब आप डीप स्लीप में गए, कब आप नॉन रैम में रहे, और वो मुख्तलिफ वेव्स होती हैं, वो रिकॉर्ड करती जाएगी मशीन। वो पूरी नाइट का जब रिकॉर्ड आपका बन जाएगा, उससे पता चलेगा कि आपको वाकई। और फिर जब खराटे लेते हुए सांस बंद हुआ, स्लीप एपनिया में आप गए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया उसको कहते हैं, जो पीछे से हलक जो होता है ना, मसल रिलैक्स हुए होते हैं, और वो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है। जो ही मिल जाते हैं तो सांस अंदर नहीं जाता, जब अंदर नहीं जाता, कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती है, एकदम से बंदा हड़बड़ा के उठ जाता है। तो इस चीज को वो कर लेती है, और उसके बाद एक CPAP मशीन होती है,
वो जब लगा देते हैं तो ऐसे पेशेंट जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या जो डीप स्लीप में नहीं जाते, वो अगर वो स्टडी करा लें और अगर उन्हें इंडिकेशन हो तो वो CPAP लगा लें, तो उससे उनकी रिमार्केबल फर्क पड़ता है उनके, और अगले दिन वो बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर उठेंगे। मतलब ये जो स्लीप डिसऑर्डर्स कह सकते हैं हम, ये काबिले इलाज हैं, बिल्कुल हम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं अच्छी नींद हासिल करके। तो उसके लिए आपको जनाब यही है कि डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा, और कोई किसी माहिर डॉक्टर से, किसी भी ऐरे गहरे डॉक्टर के जो गली मोहल्लों में जिन्होंने क्वैक्स जिनको कहा जाता है, उनके पास नहीं जाना, किसी माहिर डॉक्टर के पास जाए ताकि वो अच्छी तरह आपका मुआयना करे और आपको बता सके कि आपको क्या बीमारी है। डॉक्टर तारिक मियां साहब हमारे साथ मौजूद है, फैमिली फिजिशियन है। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। जनाब यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आप कुछ बात करते हैं एक और अहम मसले के हवाले से, और वो मसला है शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए राज का। शहर में आवारा कुत्तों की तादाद में कमी होने की बजाय हम इजाफा ही देखते जा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 150 से जायद कुत्ते काटने के वाकयात पेश आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर केसेस बच्चों और खवातीन के साथ पेश आते हैं। गुज़श्ता दिनों शहर को आवारा कुत्तों से पाक करने का मंसूबा भी शुरू किया गया था, जिसमें कुत्तों की नसबंदी समेत दीगर कई इकदामात करने का इंदिया दिया गया, लेकिन कुत्तों के काटने के वाकयात का सिलसिला भी नहीं थम सका। शहरियों को आवारा कुत्तों से कैसे महफूज किया जाए? इंतजामिया की जानिब से कुत्तों को मारा जाता है तो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट खड़े हो जाते हैं। तो आखिर इस मसले का हल क्या है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रब्बानी हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लाहौर चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वेटनरी यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए प्रो वाइस चांसलर काम कर रहा हूँ, मगर मेरी कुछ इजाफी जिम्मेदारियाँ भी हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने मुझे सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया है। इसके अलावा मैं फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की एक पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल है, जो रेगुलेटरी बॉडी है जो वेटनरी एजुकेशन की क्वालिटी को कंट्रोल करती है। तो ये जुमला जिम्मेदारियां हैं मेरी इस हवाले से। ठीक है सर आज बड़े ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले हैं आपसे, कि अमूमन हम देखते हैं कि जो आवारा कुत्तों की भरमार हुई जा रही है शहर में, और अगर आवारा कुत्ता हमें काट लेता है जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होती, तो हमें कौन कौन सी बीमारियां जो है वो हो सकती है? जो आवारा कुत्ते की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो जिसका कोई ऑनर नहीं होता। तो चूँकि जो डॉग्स लोग घरों में पालते हैं उनकी आमतौर पे लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं, मगर जो कुत्ते बाहर गलियों में फिर रहे होते हैं उनकी चूँकि वैक्सीन नहीं हुई होती, तो उनके अंदर से चांसेस हैं कि वो अगर दूसरों को किसी को काटें तो उनको रेबीज़ जो बावलापन होता है वो उसकी बीमारी हो सकती होती है। तो इसी के लिए जो यूनाइटेड नेशन ने जो तरीका है कुत्तों को मारने का, इसको रिकमेंड नहीं किया, और इसको बिल्कुल बुरी तरह उन्होंने इसको काउंटर किया है कि दुनिया में इस चीज़ को, रेबीज़ को अगर कंट्रोल करना है तो इनकी जो बर्थ कंट्रोल है डॉग की, उस पर काम किया जाए। अच्छा, और अगर कुत्ते के काटने से, जैसे आपने कहा कि रेबीज़ जैसी बीमारी हो सकती है, तो क्या ये बीमारी काबिले इलाज है? अगर तो ये बीमारी की अलामात जाहिर हो जाएं तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, और इसकी अलामात क्या क्या हो सकती है? इसकी आमतौर पे अलामात ये होती है कि इसमें इंसानों को जब ये काटे तो चूँकि ये ज़्यादा पहले बच्चों को, और जो इस अंदाज से ये चीज़ें आती हैं, तो वो फिर बहुत थोड़ा टाइम होता है कि अगर कान के करीब या चेहरे पे किसी जगह काट लिया है कुत्ते ने, तो उसमें फिर जो डेथ है वो बहुत हद तक यकीनी होती है। अच्छा। तो इसमें देखा यही गया है कि लोग चूँकि इन जानवरों को बुरी तरह ट्रीट करते हैं, इनके साथ जो रवैये हैं वो हमारे अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से भी वो रिटेलिएशन में भी काटते हैं। जैसे वो कोई खाना खा रहे हैं या कोई और अपना सिलसिले में है, तो जाते जाते कोई बंदा उसको पत्थर मारता है, बुरी तरह उसको ट्रीट करता है, तो उसकी जवाबन वो बेसिकली ये काम भी करते हैं, डिफेंस में करते हैं।
और आप देख रहे हैं सर कि हम अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो यहाँ पर ही एक दिन में 100 से 150 के करीब जो है वो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं आवारा कुत्तों के काटने के। तो क्या किया जाए, इसका हल आपको क्या मुस्तकिल तौर पर लगता है कि क्या इनको मार दिया जाए या फिर वैक्सीनेट किया जाए, इनको वैक्सीनेशन के टीके लगाए जाए? एक तो पहली बात ये है कि ये जो 100 से 150 की तादाद है ये बेसिकली इस तरह है कि जब एक इंसान को कोई कुत्ता काटता है तो उसको आमतौर पे वैक्सीन के लिए 3 दफ़ा बुलाया जाता है। ठीक है। तो वो तीनों दफ़ा उसकी एंट्री होती है। अच्छा। तो वो अगर डॉग बाइट के केसेस अगर 150 है तो वो उसको 3 से तकसीम करें फिर वो सही फिगर सामने आती है कि तो वो बाज़ औक़ात वो चीज़ें इंटरप्रिटेशन में आके गलती लगती है कि जिसमें हम कहते हैं कि इतने ज़्यादा केसेस हैं, इतने ज़्यादा केसेस हैं नहीं, और फिर हर डॉग बाइट के केस को ये समझ लिया जाता है कि उससे वो रेबीज़ पे ही मुंतज होगी और उससे रेबीज़ ही हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है। अच्छा। ज़्यादातर जो कुत्ते काटते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो रेबिड हों या उनको बावलापन हो, और वो ज़रूरी है नहीं है कि वो उसके नतीजे में रेबीज़ हो किसी इंसान को। तो इसलिए इस चीज़ को भी देखना होगा कि पाकिस्तान बनने से अब तक कुत्ते मारने की पॉलिसी पे ही काम हो रहा था, मगर उसके नतीजे में जैसे आपने भी बताया कि डॉग तो बड़े हैं, तो ये इसका मतलब है ये मसले का हल नहीं है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्ट्रेटजी दी है दुनिया में, जो बहुत सारे दुनिया के ममालिक में बड़ी कामयाबी से उसके ऊपर काम हुआ, और उसके नतीजे में यही बात सामने आई है कि हम इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। ठीक है। और उसके ज़रिए एक तो ये है कि जब उनकी हम बर्थ कंट्रोल करेंगे तो ये अमल एक तो उनकी पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी, दूसरा ये है कि देखा ये गया है कि जब इनकी आप बर्थ कंट्रोल या एनिमल की कास्ट्रेशन करते हैं उसके नतीजे में ये कम एग्रेसिव हो जाता है, तो उसकी जो टेंडेंसी है टू बाइट वो भी कम हो जाती है। तो वो काटने का जो तादाद है वो भी इसके नतीजे में कम होगी। और फिर साथ हम चूंकि वैक्सीन भी करेंगे, ये TNVR की पॉलिसी होती है कि ट्रैप, न्यूटर और वैक्सीनेट और रिलीज। तो ये अमल जो है मैं समझता हूँ कि इसी पे ही हमें फोकस करना चाहिए, और दुनिया में अगर कहीं इस पे कामयाबी हुई है तो इसी तरीके से हुई है। दूसरा सर, हमारे यहाँ पे देखा भी गया है कि इसके हवाले से पॉलिसीज भी बनाई जा रही हैं कि कुत्तों की नसबंदी करेंगे, देन उनको ट्रेन करके जो है वो बनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिसी ठीक है, तो क्या इस पॉलिसी पे हमें पहले नहीं आ जाना चाहिए? पॉलिसी के ऊपर वो देखें, जैसे जब भी इंसान को सही बात का पता चल जाए और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर इत्तफाक राय हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। इट्स नेवर टू लेट। और मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी जो हमारी सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स और जो हमारा पंजाब गवर्नमेंट का लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मुश्तरका तौर पे ये पॉलिसी हमने जनवरी में बना के दी थी, जिसपे मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने बड़ा सीरियसली उसके ऊपर बड़ा क्लियर हेडेडली, जो हमारे मुख्तलिफ सेक्रेटरीज हजरात हैं, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है, हमारी जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने बड़े ही क्लियर हेडेड इसको एक्सेप्ट किया है, एग्री किया है। और इसके ऊपर पिछले 2 महीने हमने बड़ी स्ट्रिंजेंटली लगाया कि इसकी ना सिर्फ पॉलिसी के ऊपर उसको करेक्ट करने में और उसको इम्प्रूव करने में, बल्कि इसकी जो एग्जीक्यूशन होनी है, चूँकि वो एक, और आपके सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा कि वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। अच्छा। कि उसकी जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन होने के लिए लोगों की ज़हनी तैयारी है, उनकी ट्रेनिंग है, कैसे वो इस सारे काम को लेके चलेंगे, क्योंकि ये एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉग किलिंग से हम डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे पूरा शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसके लिए जब तक बेसलाइन तैयार नहीं होगी, वो आगे चीज़ जो है वो इफेक्टिवली सक्सेसफुली चल नहीं सकेगी। तो फिर सर क्या क्या इकदाम करने जा रहे हैं, उस हवाले से हमें बता दें। इसमें जी पंजाब गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो काम ये किया है कि अभी पॉलिसी जो है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से कैबिनेट में जा रही है फॉर अप्रूवल। तो नीचे सारे जो लॉ डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंटों ने उसके ऊपर वर्किंग करके मुकम्मल करके ड्राफ्ट आगे भेज दिया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें ये पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी। बाकी रहा इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से, तो उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें प्रोविंशियल स्टीयरिंग कमेटीज़ हैं,
डिस्ट्रिक्ट लेवल की मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं, और जो बुनियादी लेवल है वो है तहसील इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो हर लेवल पे उसमें जो तहसील लेवल पे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो उस कमेटी को हेड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर लेवल पे लोग उसको मॉनिटर करेंगे, और प्रोविंशियल लेवल पे सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक उसको हेड करेंगे, और प्रोविंशियल जो स्टीयरिंग कमेटी है उसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहिबा जो हैं वो उसको हेड करेंगी। इस सारे प्रोसेस में हम आईटी को एक बुनियादी बना रहे हैं कि एक पूरा डैशबोर्ड बनेगा। तहसील लेवल पे जो डॉग हैं वो लोकल गवर्नमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, ये हेल्थ डिपार्टमेंट, इसमें हर एक का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी गई है। मिसाल के तौर पे जो हमारे बंदे डॉग पकड़ेंगे उनकी जो वैक्सीनेशन है उनकी अपनी सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है, वो हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वो उनकी वैक्सीनेशन का बंदोबस्त करेगा। जो डॉग पकड़ के वेटनरी हॉस्पिटल में लेके जाना है जहां उसकी माइनर सर्जरी होनी है, ये काम हमारा लोकल गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके जो डॉग हैंडलर हैं, स्क्वाड बनेगा, उसके साथ उनकी भी सारी वर्किंग हो चुकी है कि उनके नाम, उनकी जो गाड़ी जिस पे जाना है उसका नंबर, हर चीज़ की वर्किंग कर ली गई है। और ये डॉग जो हैं वो हॉस्पिटल में जाएंगे। हॉस्पिटल में फिर हमने ये किया कि ना सिर्फ जो लोकल गवर्नमेंट के तकरीबन 250 मुख्तलिफ टीयर के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और सब के हमने इनकी ट्रेनिंग पहले कंप्लीट की है 2 बैचेस में। फिर हमने जो टीम्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। फिर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में जो हमारे वेटनेरियन हैं उधर हॉस्पिटल्स में उनकी भी हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बुला के यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस में करवाई कि ताकि उनको ये ना हो कि वो काफ़ी देर पहले से उन्होंने वो अगर डॉग की हैंडलिंग पहले नहीं की हुई तो अब तो एक्वेंटेंस हो, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ है। और फिर बाद में वो रिलीज के अंदर हम चाहते हैं कि जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिनका बड़ा मुस्बत किरदार है, मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, और उसमें हमारे बच्चियाँ बहुत सारी काम कर रही हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि रिलीज में एक तो ये है कि हम उसी इन्वायरमेंट में उसको जहाँ से पकड़ा है वहीं रिलीज करें हम। दूसरा उसमें ये अमल है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम उन डॉग्स की ट्रेनिंग का कोई बंदोबस्त करें ताकि वो एज ए गार्ड डॉग के तौर पे यूज हो सके, अडॉप्शन हो जाए। बिल्कुल, रेस्क्यू डॉग्स के हवाले से भी उनको इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरा सर, हम देखते हैं कि यहाँ पर अमूमन लोग बड़े शौकीन होते हैं पेट्स रखने पे घर में, लेकिन वो बड़े ही कीमती जो है डॉग्स घर में पेट्स रखते हैं। आम जो हमारे गली में या वो वाले डॉग्स को क्यों नहीं अडॉप्ट किया जाता? इसमें मैं समझता हूँ कि एक भेड़ चाल भी होती है। हम आमतौर पे इम्प्रेस होते हैं दुनिया में। मिसाल के तौर पे मुझे याद है कि पुराने बुश दौर में जो अमेरिका की जो फर्स्ट लेडी हैं, उन्होंने अगर वो किसी को डेल्मेशियन अगर पसंद कर लिया है ना, तो पूरी दुनिया डेल्मेशियन के पीछे चली गई है। हाँ, बस इस तरह ये चीज़ें हैं, लोग फिर उसमें जाते हैं। हालांकि ये जो स्ट्रे डॉग हैं इनमें जो बच्चे हैं वो मेरा ख्याल है हमारे हिसाब से ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। वो अगर उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग कर दी जाए तो दे कुड बी बेटर एक्टिंग एज ए गार्ड डॉग। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत की जानिब से ये स्ट्रे डॉग्स के हवाले से पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि उनकी नस्बंदी की जाएगी और उनकी पॉपुलेशन को रोका जाएगा, ना कि उनको मारा जाएगा ताकि वो लोगों को ना काटे। ये मेरे ख्याल से बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है हुकूमत की जानिब से। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रब्बानी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया, आपका वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के। और आपसे भी ये दरख्वास्त है, अगर आप ऐसे ही जेस्चर्स अपना लें ताकि कुत्ता आपको ना काटे, या आप जानबूझ के कुत्ते को ना छेड़ें ताकि वो आपको ना काटे। और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सुर और संगीत के हवाले से। तो सूफी और क्लासिकल गायकी म्यूजिक की सबसे मुश्किल सिन्फ समझी जाती है, क्योंकि इस किस्म की गायकी के लिए रियाजत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और
कम लोग ही मौसीकी की इस सिन्फ से वाबस्ता होते हैं। दुनिया भर में क्लासिकल और सूफी म्यूजिक का माखज़ बरसगीर को समझा जाता है, जो अब बरसगीर से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। और पाकिस्तान में सूफी मौसीकी की बात की जाए तो आबिदा परवीन जी को सूफी मौसीकी की बेताज बादशाह समझा जाता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही बासलाहियत सूफी सिंगर से करवाने जा रहे हैं जो जूनियर आबिदा परवीन के नाम से जानी जाती है। उनका अंदाज इतना खूबसूरत है कि जब वो गाती हैं तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं। हम भी आज उनकी खूबसूरत आवाज से अपनी समातों को मुनव्वर करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मारूफ सूफी सिंगर है तहसीन सकीना साहिबा। तहसीन, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपका। इतनी खूबसूरत सुबह में हमने आपने इनवाइट सुबह हमने कहा कि आपकी आवाज़ हम लोग भी सुनेंगे और जो हमारे देखने वाले वो भी सुनेंगे, तो उनकी जो मॉर्निंग है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। शुक्रिया। आपकी मॉर्निंग अच्छी हो गई? जी शुक्र है अल्लाह का। तो बस जरा आर्टिस्टों को होता है कि सुबह सुबह जरा जागना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी रूटीन जो होती है वो थोड़ी सी हटके होती है, तो शुक्र है। लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच तहसीन कि आप सुबह सुबह उठ के यहाँ पर आई हैं। तहसीन, मुझे बताइएगा कब से स्टार्ट किया आपने, आगाज़ कब से किया इस फील्ड का? जी मेरी जो आगाज़ था वो बचपन से ही था। स्टार्ट मैंने जो बचपन से ही कर दिया था, और मेरे वाले साहब ने मुझे जो रियाजत थी वो बचपन से ही शुरू करवा दी थी। अच्छा। तो इसी तरीके से चलता रहा, और जब मेरी शादी हो गई, शादी के बाद मेरे मियाँ ने कहा कि आपका वोकल बड़ा अच्छा है और आप बड़ा अच्छा पढ़ती हो। उनके एक दो दोस्त ने मुझे सुना और उन्होंने कहा कि इनको इस शोबिज़ में आना चाहिए। तो मियाँ ने कहा कि जी ज़रूर, लेकिन थोड़ी सी फैमिली हार्ड थी, राजपूत फैमिली थी, तो ज़रा मुश्किलात थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि मेरे मियाँ बहुत सपोर्टिव थे। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमें इस फील्ड में आना है, क्योंकि वो एक फकीर के मानने वाले थे। अच्छा। तो वो इस जात पात और औरत और मर्द के हवाले से बेनियाज थे। ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ है। उनकी मेहरबानी है जी, वो मुझे शोबिज़ में लेके आए। और शादी के बाद ही मैं आई। उसके बाद हमारा एक ट्रैक वायरल हुआ बहुत ज़्यादा, घड़ोली। अच्छा। अल्लाह ने बहुत ज़्यादा उससे इज्जत बख्शी। तो वहाँ से हमारा स्टार्ट शुरू हो गया। आजकल हम देख रहे हैं तहसीन के मतलब हर कोई इसी फील्ड में आ रहा है, सिंगिंग कर रहा है, मौसीकी की तरफ आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है नो डाउट बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मौसीकी के हवाले से भी इतनी खूबसूरत आवाज़ है, क्या आपको लगता है यहाँ पे इतना प्लेटफॉर्म है जो उनको प्रमोट कर सके हमारे नए टैलेंट को, आने वाले टैलेंट को? बिल्कुल ऐसे है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगले को भी चांस देना चाहिए। एग्जैक्टली। जो बच्चे आ रहे हैं, जो हमारे सीनियर हैं, सब वाजिबुल एहतराम हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको देना चाहिए थोड़ा सा टाइम, क्योंकि ये भी उनकी, मैं समझती हूँ कि उनकी इज्जत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पाकिस्तान में नया टैलेंट आएगा तो ये हमारे जो सीनियर हैं उनकी इज्जत है। तो मैं तो यही बच्चों से भी यही कहूँगी कि बड़ों की इज्जत करें, क्योंकि इस काम में जितना रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है, सबसे पहले एहतराम करना इस काम में बहुत ज़रूरी है। अदब, वालदैन का अदब, उस्ताद का अदब, तो ये चीज़ें जब होती जाएंगी तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो रुकावट बन जाए। अच्छा। तो इन चीज़ों को अपनाना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी मेरे ख्याल से किल्लत है, लेकिन अगर है भी है तो उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता। मतलब बहुत ऐसे नए टैलेंट दूसरे मुल्कों में बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत कम है। क्योंकि बहुत से नए टैलेंट जो आता है वो यही शिकायत करता है कि हम लोग अगर जाते भी हैं तो अगर रेफरेंस नहीं है या किसी को जानते नहीं है तो हमें आगे प्रमोट नहीं किया जाता। बस मैं उनसे यही कहूंगी कि लगे रहें। हाँ, वो मालिक है, वो किसी का रखता नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो किसी ना किसी दिन वो सुन लेगा इंशाल्लाह जरूर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तहसीन, एक कलाम को गाते हुए या उसको बनाते हुए कितनी देर लगती है आपको मैक्सिमम? मैं ये समझती हूँ कि जब चीज़ अंदर को टच कर जाती है फिर इतना मुश्किल नहीं रहता। एक दफ़ा कलाम बंदा याद कर ले, उसको समझे अच्छा कि ये क्या लिखा है, ये क्या बयान हो रहा है, तो जब आप समझने लग जाएंगे फिर इतना मुश्किल नहीं रहता याद करना। पहले मैंने आपसे बात अर्ज की कि रूह में उतारें इसको, जो भी कर रहे हैं वो आपके रूह में इतना रच जाए कि वो मुश्किल पेश ना आए आपको बताने में, अदायगी करने में। वो खूब, मतलब जब आप बयान कर रहे हैं तो आपका अंदर भी वैसे ही बोले, आपकी अदायगी भी वैसी हो, तब अंदर उतर जाएगा, फिर कुछ नहीं मुश्किल रहता। फिर रियाजत भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल में पड़ती, तब रूह बोलने लग जाता है। तो कोशिश करें कि अपने रूह का वज़ू करें। जब हर चीज़ पाक हो जाएगी, रूह का वज़ू हो जाएगा, तो हर चीज़ बोलने लग जाएगी, हर चीज़
मैं समझती हूँ कि दिन जिसे कहते हैं दिन दिन रात चुगनी तरक्की एग्जैक्टली वो होना शुरू हो जाएगी। तहसीन, मैं जानना चाह रही हूँ जो आपने पहला अपना जो कलाम गाया था, याद है अभी भी कौन सा गाया था? जी गडोली बहुत वायरल हुआ था, वो आपदा जी ने पहले गाया था, तो उसके बाद हमारा गडोली जो मैं चाह रही हूँ अगर वो उसके 2 बोल हो जाए जी वो जरूर हमारी नजर करें। हम भी सुनना चाह रहे हैं कि जब आपने पहली दफा गाया था वो क्या फील थी। बिल्कुल, वो इतना अच्छा उन्होंने रिकॉर्ड किया जुल्फी भाई ने। जी। तो वो आपसे भी मिले होंगे जुल्फी भाई जिन्होंने नेस्कैफे बेसमेंट किया था। इतने रूह वाले इंसान है, मैं आज उनकी जरूर बात करना चाहूँगी। जुल्फी भाई ने इतने मतलब दिल से ये काम किया कि आप जब सुनेंगी तो लास्ट में जुल्फी भाई रो रहे थे। तो मैं ये समझती हूँ कि सबकी इतनी मेहनत थी, इतनी रूह की लगन थी इस कलाम के साथ कि अल्लाह ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप लोगों की नजर जरूर। माही यार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी, माही यार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी। एक अल्लाह कोलों में डर दी, एक मौला कोलों में डर दी, माही यार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी, माही यार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी। एक अल्लाह कोलों में डर दी, एक मौला कोलों में डर दी, माही यार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी। हसन हुसैन अली दा जाया, पारे उमत दा सिर ते छाया, मैं बानी शाह दर्दी, मैं गोली शाह दर्दी, माही यार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी, माही यार दी गड़ोली भर दी, सोने यार दी गड़ोली भर दी। क्या बात, क्या कहने तहसीन आपकी आवाज के। तो आपने तो हमें अपनी आवाज का गर्विदा बना दिया है। और मैं चाहूंगी कि जाते जाते एक और आपका कलाम जो है फकीरा वो सुनना चाहेंगे। और लेकिन अभी हमारे साथ सूफी सिंगर तहसीन सकीना मौजूद थी। तहसीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पे आई हैं। आपसे सुनेंगे फकीरा कलाम, लेकिन जाते जाते मैं अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करूँ और उनसे भी अल्लाह हाफिज कह दूँ। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम जो है वो पसंद आया होगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।